जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा 12th फेल को। तो 12th फेल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी और भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और इसकी जो आयोजक संस्था है वो है फिल्म फेस्टिवल निदेशालय। यह पुरस्कार क्षेत्रीय सिनेमा को भी सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। क्षेत्रीय सिनेमा मतलब जैसे जो मलयालम फिल्में हैं उनको, और कन्नड़ फिल्में, पंजाबी फिल्में, असमिया फिल्में, इन सभी को सम्मानित करने के लिए भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो इसकी घोषणा अभी 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई है। तो जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में, ये 2023 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं। तो इस बार 332 फीचर और 115 नॉन फीचर फिल्में नॉमिनेट हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीचर और नॉन फीचर की बात आ रही है। तो फीचर फिल्में कौन होती हैं? जिनकी लेंथ 60 मिनट से ज़्यादा होती है तो वो फीचर फिल्में होती हैं, और जो नॉन फीचर फिल्में होती हैं उनकी लेंथ 60 मिनट या 60 मिनट से कम होती हैं, तो ऐसी फिल्मों को हम नॉन फीचर फिल्में बोलते हैं। अब बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं को। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल को। और जो 12th फेल नामक फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। और बेस्ट एक्टर कौन बने हैं? शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, यानी कि 2 इसके बेस्ट एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी। तो इनकी एक फिल्म थी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसके लिए उन्हें। बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? सुदीप्तो सेन। तो इनकी एक मूवी थी द केरला स्टोरी, इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म का अवार्ड दिया है सैम बहादुर को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है द केरल स्टोरी को। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है PVNS रोहित को, उनकी तेलुगु फिल्म बेबी के लिए। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है चलिया, जो गाना था जवान मूवी का, तो ये दिया गया है शिल्पा राव को। और बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड दिया गया है दीपक किंग रानी को। तो उनकी एक फिल्म थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसके लिए उन्हें बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करेंगे नॉन फीचर फिल्मों के विजेताओं की। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है द फ्लावरिंग मैन को। और बेस्ट स्पेशल मेंशन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है नेकल को। बेस्ट म्यूजिक नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है द फर्स्ट फिल्म को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है लिटिल विंग्स को। बेस्ट साउंड डिज़ाइन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है धुंधगिरी के फूल। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय फिल्मों की बात करते हैं। तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है कटहल को। बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है स्यामची आई को। बेस्ट पंजाबी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है गोड्डे गोड्डे चाको। और बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड दिया गया है भगवंत केसरी को। बेस्ट गुजराती फिल्म है वस। बेस्ट तमिल फिल्म है पार्किंग। और बेस्ट मलयालम फीचर फिल्म है उल्लू झुकू। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्रीय फिल्में हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। वैसे बहुत सारी फिल्में हैं, हर भाषा में दी गई हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख फिल्मों को मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर A राजराजन। तो डॉक्टर A राजराजन जो हैं वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर बने हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डॉक्टर A राजराजन। तो उन्हें 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो यह इसरो का प्रमुख केंद्र है जो रॉकेट और सैटेलाइट के निर्माण और परीक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो रॉकेट और जो सैटेलाइट होते हैं उनका निर्माण होता है, परीक्षण वगैरह यहीं पर होता है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और यहाँ से PSLV, GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल डेवलप किए जाते हैं। यह केंद्र भारत में मानव अंतरिक्ष मिशन और पुनः उपयोग योग्य रॉकेट जैसी तकनीकों पर भी काम करता है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के कुछ प्रमुख डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं विवेक भसीन। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर V कामत और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं T रामासामी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड यानी WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड प्रतियोगिता है या WCL है, यह क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें जो रिटायर्ड क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वही इसमें हिस्सा लेते हैं और यह T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये साउथ अफ्रीका चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच में हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हरा दिया और साउथ अफ्रीका इस बार चैंपियन बन गई। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं फाइनल के? AB डिविलियर्स। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन रहे हैं? AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स का संबंध किस टीम से है? साउथ अफ्रीका से। देखिए दोस्तों, WCL जो प्रतियोगिता है या वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड प्रतियोगिता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। अब 2025 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, WCL को करवाने का उद्देश्य क्या है? तो जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको फिर से मैदान में लाना, लोगों को एंटरटेन करना, जिससे वो अपने जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको एक बार और मैदान पर देख सकें। इसके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 2024 में इस प्रतियोगिता का जो खिताब है ये इंडिया चैंपियंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो यह लखनऊ में बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया है और ये कहाँ पर बनाया गया है? गोमती नगर में बनाया गया है। तो दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन में कुल कितने प्लेटफॉर्म हैं? तो 6 प्लेटफॉर्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। और यह उत्तर पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और इसका जो निजीकरण किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना, यानी यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो गोमती नगर अब उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। बात हुई है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से अभी हाल ही में जोड़ा गया है। चिनाब ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर की। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को केंद्र सरकार ने नवरत्न का अभी हाल ही में दर्जा दिया है। दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनने जा रही है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में ई-आधार प्रमाणीकरण को हाल ही में अनिवार्य किया है। मारुति सुजुकी ने मानेसर हरियाणा में भारत की पहली बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रेलवे से रिलेटेड जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है
लखनऊ में सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य देश बन गया है? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ जो हथियार व्यापार होता था उस पर बैन लगा दिया है। तो इस प्रकार से स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का पहला ऐसा मेंबर बन गया है जिसने इजराइल पर इस प्रकार का बैन लगाया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब वो इजराइल के साथ किसी प्रकार से हथियार का व्यापार नहीं करेंगे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करेंगे। अभी जुलाई 2025 में एक घटना हुई थी जब 2 इजरायली मंत्रियों को स्लोवेनिया में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया था, उनको बैन किया गया था। फिर जून 2024 में एक और घटना हुई थी, स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। तो इस प्रकार से टकराव बढ़ता गया और अब स्लोवेनिया ने इजराइल से जो हथियार व्यापार होता था उस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को अंतिम C-295 सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अंतिम 16वां C-295 सैन्य विमान स्पेन देश से प्राप्त हुआ है। तो वायुसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने स्पेन के सेविले शहर में अंतिम 16वें एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान को प्राप्त किया है। अब हम समझते हैं कि ये C-295 सैन्य विमान का समझौता क्या है। तो देखिए, C-295 सैन्य विमान समझौता भारत और स्पेन के बीच हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि C-295 जो सैन्य विमान है इसके लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। समझौता कब हुआ था? 2021 में हुआ था। तो देखिए, इस प्रकार से वायुसेना के जो विमान होते हैं इनके लिए ही ये समझौता हुआ है और इन विमानों का नाम क्या है? C-295। ठीक है। और ये जो विमान है ये किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये एयरबस नामक कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। तो कंपनी का पूरा नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो ये स्पेन की कंपनी है, इसी के द्वारा ये विमान बनाए जाते हैं। तो इसके लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था कुल 56 विमानों के लिए ये समझौता हुआ था। तो इसमें ये तय किया गया था कि जो 16 विमान होंगे ये स्पेन में बनाए जाएंगे, बाकी जो 40 विमान होंगे ये इंडिया में बनाए जाएंगे। तो जो स्पेन से विमान प्राप्त होने थे 16, वो तो भारत को प्राप्त हो गए हैं। अब जो भारत में बनने थे 40, अब उनका निर्माण भारत में शुरू किया जाएगा। अच्छा, भारत में कहाँ पर बनाए जाएंगे ये विमान? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो कि बड़ोदरा में है, वहाँ पर ये विमान बनाए जाएंगे। आशा करते हैं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा शशि प्रकाश गोयल। तो शशि प्रकाश गोयल को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है। तो जो सबसे वरिष्ठ IAS ऑफिसर होता है ना, उसी को मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो वर्तमान में शशि प्रकाश गोयल जी को मुख्य सचिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने किसका स्थान लिया है मुख्य सचिव के रूप में? मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया है। मुख्य सचिव किसी भी राज्य सरकार में सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और इसका काम क्या होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सलाह देना और राज्य सचिवालय का समन्वय करना। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो S शिव कुमार एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बने हैं। पराग जैन रॉ के प्रमुख बने हैं। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर बनी हैं। NS संजय गौड़ा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। शैलेश C मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य बने हैं। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा खालिद जमील। तो खालिद जमील को अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इस प्रकार से वो इस पद पर नियुक्त होने वाले पिछले 13 वर्षों में पहले इंडियन बने हैं।
उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। तो उन्होंने मुख्य कोच के रूप में मनोलो मार्केज का स्थान लिया है, जो कि स्पेन के थे। यानी कि अभी तक पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन थे? मनोलो मार्केज। अब कौन बन गए हैं? खालिद जमील बन गए हैं। देखिए, खालिद जमील की बात करें तो यह पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइकर रहे हैं, यानी कि ये भी एक भारत के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। जैसे क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है भारत में बीसीसीआई है, उसी प्रकार से फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कल्याण चौबे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं NA हारिस। महासचिव की बात करें तो अनिल कुमार प्रभाकरन इसके महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में एक सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला के नाम पर। तो ये जो सड़क बनाई जा रही है यह लखनऊ के त्रिवेणी नगर में बनाई जा रही है। इस सड़क का नाम होगा शुभांशु शुक्ला मार्ग। और दोस्तों, ये जो सड़क है इसकी लंबाई बताई जा रही है लगभग 150 मीटर की। ठीक है, इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 10 करोड़ का बजट रखा गया है। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में अगर हम बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1985 में। यह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट हैं। अभी जो एक्सियोम 4 मिशन गया था उसके तहत ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और 18 दिन की यात्रा के बाद वो धरती पर वापस आए थे। तो वे इस प्रकार से राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 11 मिशन लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 11 अगस्त 2025 को। तो अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसमें जो अंतरिक्ष यान इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। और ये जो क्रू मिशन लॉन्च किया गया है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं, तो इसका उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए प्रशिक्षण, पौधों की कोशिका विभाजन, स्टेम सेल उत्पादन और सूक्ष्म गुरुत्व में रोग प्रतिरोधक परीक्षण करना है। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इन सभी को नोट कर लें और इसके अलावा आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। और इसके अलावा 12 महीने के करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है हमारे ऐप पर, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन JS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है RANI600। तो ये जो कोर्स है 3 साल के लिए है, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। GK/GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल डिस्कस करेंगे। तो भारत में जो पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे वो 1983 में घोषित किए गए थे। तो 1983 में 4 स्थानों को घोषित किया गया था। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है और ताजमहल ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये हैं भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है उसे घोषित किया गया था, ये तमिलनाडु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में ये असम में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में ये राजस्थान में है। मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में ये असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में इसे घोषित किया गया है, ये उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट को 2012 में ये केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को 2014 में ये हिमाचल प्रदेश में है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं।